नमस्कार दोस्तों। 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के पोरबंदर शहर में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम होता है मोहनदास करमचंद गांधी। आज हम इस वीडियो में गांधी जी के बारे में ही बात करेंगे, जैसे कि उनके बचपन के बारे में, उनकी शिक्षा के बारे में, और जब वे भारत से विलायत के अपनी वकालत के लिए उसके बारे में, और उनका दक्षिण अफ्रीका में सफल आंदोलन जो कि सत्याग्रह थे उसके बारे में। और एट द एंड हम इस पर बात करेंगे कि जब गांधी जी का भारत पुनः आगमन होता है 9 जनवरी 1915 को, वहाँ से लेकर के गांधी जी की जब देहांत होता है 30 जनवरी 1948 को, इस दौरान उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता में अपनी क्या भूमिका निभाई और उन्होंने कौन कौन से राष्ट्रीय आंदोलन ब्रिटिश के खिलाफ चलाए, इन सारी बातों पर आज हम इस वीडियो पर बात करेंगे। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत में बात कर चुके हैं कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के पोरबंदर शहर अथवा सुदामापुरी में हुआ था। उनकी माता का नाम पुतलीबाई गांधी और पिता का नाम करमचंद गांधी था। उनके पिता पोरबंदर में दीवान की नौकरी करते थे और आगे चलकर वह राजस्थानी कोर्ट सदस्य बने और बाद में वह राजकोट में बस गए। गांधी कुटुंब में उनके पिता पंसारी जाति से और माता प्रणामी वैष्णव संप्रदाय से थीं। उस समय उस क्षेत्र में बाल विवाह की परिपाटी का प्रचलन होने के कारण 13 साल के गांधी जी का 14 साल कस्तूरबाई जी से मई 1883 में विवाह कर दिया जाता है। यहाँ पर एक रोचक बात ये आती है कि गांधी जी के विवाह के साथ उनके 2 और भाइयों का विवाह होता है। उनमें उनके मझले भाई जो कि 2 या 3 वर्ष उम्र में बड़े थे उनका, और उनके काका जी के छोटे लड़के जो 1 साल उम्र में बड़े रहे होंगे, इन 3 भाइयों का विवाह एक साथ कर दिया जाता है। वैसे तो गांधी जी स्वभाव से बड़े शर्मीले थे, लेकिन उनका लोगों के प्रति करुणा, सहिष्णुता, समानुभूति और आत्म स्वाभिमान जैसे गुण उनको अपने कुटुंब से ही मिले थे। लेकिन गांधी जी का विशेष तौर पर यह मानना था कि लोगों को अपनी अंतरात्मा की बात सुननी चाहिए और उसके अनुरूप कार्य करना चाहिए। इस पर उन्होंने बल दिया और लोगों को प्रेरित भी किया। अंतरात्मा को लेकर गांधी जी का कोट है जिसमें वह कहते हैं कि देयर इज़ अ हायर कोर्ट देन कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड दैट इज़ द कोर्ट ऑफ कॉन्शियस, इट सुपरसीड्स ऑल अदर कोर्ट्स। न्याय की अदालतों से भी ऊंची एक अदालत है और वह अंतरात्मा की अदालत है। ये अन्य सभी न्यायालयों का स्थान लेती है। सन 1885 में जब गांधी जी लगभग 15-16 साल के थे तब उनके पिता की मृत्यु 16 नवंबर 1885 को हो जाती है और इसी साल उनकी पहली संतान का जन्म होता है। लेकिन दुर्भाग्यवश वह कुछ ही दिन जीवित रह पाती है। इस घटना के कुछ वर्षों बाद गांधी जी और कस्तूरबाई जी के 4 पुत्र होते हैं, जिनमें 1888 को हरीलाल, 1892 को मणिलाल, 1898 को रामदास और 1900 में उनके सबसे छोटे पुत्र देवदास का जन्म होता है। 1887 में गांधी जी मैट्रिक की परीक्षा पास कर भावनगर के श्यामलदास कॉलेज में दाखिला लेते हैं और इसके बाद वह विलायत में अपनी बैरिस्टर की शिक्षा और वकालत करते हैं। गांधी जी के बैरिस्टर की शिक्षा और वकालत की बात करने से पहले उनके कुछ राजकोट के उल्लेखनीय प्रसंग हैं, पहले उन पर बात करते हैं। हाई स्कूल के पहले ही वर्ष की परीक्षा के समय की एक घटना है। शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर चाइल्स विद्यालय का निरीक्षण करने आए थे। उन्होंने विद्यार्थियों को अंग्रेजी के 5 शब्द लिखवाए, जिसमें से एक कैटल भी था। गांधी जी ने इस शब्द की हिज्जों को गलत लिखा था और ये गलती उनके शिक्षक ने देख ली थी और उन्होंने गांधी जी को सावधान किया और इशारा किया कि वह बकर वल्लभ सहपाठी की नोटबुक से देखकर अपने शब्द को सही कर ले। लेकिन गांधी जी ने इस शब्द को सही नहीं किया और गांधी जी का यह मानना था कि यहाँ पर शिक्षक ये देख रहे हैं कि सभी छात्र दिए हुए कार्य को पूरी ईमानदारी के साथ करें। और बाद में जब उनकी नोटबुक चेक की गई तो सभी छात्रों के 5 शब्द सही निकले और अकेले गांधी जी के ही शब्द गलत निकले थे। और गांधी जी को अपने ही एक रिश्तेदार के साथ बीड़ी पीने का शौक लगा। यहाँ पर गांधी जी कहते हैं कि हम दोनों में से किसी का यह ख्याल नहीं था कि बीड़ी पीने में कोई फ़ायदा है अथवा उसकी गंध में कोई आनंद है, बस सिर्फ इसलिए कि उसके धुआं उड़ाने में कोई मज़ा है। गांधी जी के काका को बीड़ी पीने की आदत थी। उन्हें और दूसरों को देख गांधी जी को भी बीड़ी पीने की इच्छा हुई। गांधी जी कहते हैं कि जो काका बीड़ी पीते थे उसकी ठूठ वह फेंक देते थे। हम लोग ने उसे बटोरना शुरू किया, लेकिन उस ठूठ में धुआं नहीं निकलता था। गांधी जी के पास पैसे नहीं थे, इसके चलते उन्होंने नौकर की जेब से 1-8 पैसे चुराने की आदत डाली और उन्होंने बीड़ी खरीदी। सवाल ये पैदा हुआ कि बीड़ी को संभाल कर रखें कहाँ, क्योंकि बड़ों सामने पी नहीं सकते थे।
इसी के साथ उनको सुनने में आया कि एक प्रकार का पौधा होता है जिसकी डंठल बीड़ी की तरह होती है और उसे जलाया और फूका भी जा सकता है। गांधी जी और उनके रिश्तेदार को इसमें संतोष नहीं हुआ और धीरे धीरे उन्हें अपनी पराधीनता अखरने लगी। इसके चलते उन दोनों ने ये निश्चय किया कि हम आत्महत्या करेंगे। लेकिन आत्महत्या करें कैसे, जहर कौन देगा, ये सारे प्रश्न उनके सामने आने लगे। इसी समय उनको सुनने में आया कि धतूरों के बीज में जहर होता है। वे जंगल गए और धतूरे के बीज ले आए और उन दोनों ने निश्चय किया कि वे कल शाम को जाकर अपनी आत्महत्या करेंगे। वे कल शाम को जाते हैं, केदारनाथ मंदिर के दर्शन करते हैं और एकांत स्थान ढूंढते हैं। लेकिन उन दोनों की हिम्मत नहीं होती है। उनके सामने कई सारे प्रश्न खड़े हो जाते हैं, जैसे कि आत्महत्या नहीं हुई तो क्या होगा, तुरंत मृत्यु नहीं हुई तो क्या होगा, आत्महत्या करने से लाभ क्या होगा। ये सारे प्रश्न उनके सामने आने लगते हैं। उनकी हिम्मत नहीं होती है। थोड़ी बहुत हिम्मत करके वह 2-4 बीज खाते हैं। इसके बाद वह हिम्मत नहीं कर पाते हैं और वह मंदिर आकर वे दर्शन करते हैं और अपने मन को शांत करते हैं। इसके बाद वे घर लौट आते हैं और अपनी पराधीनता स्वीकार करते हैं। बड़े में गांधी जी को कभी बीड़ी पीने का और आत्महत्या करने का विचार भी नहीं आता है और गांधी जी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मेरे से आकर कहता है कि मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ तो मुझे उसका प्रभाव कम होता है, अथवा ऐसा कहें कि प्रभाव ही नहीं होता है, क्योंकि आत्महत्या का विचार करना आसान है लेकिन आत्महत्या करना बहुत कठिन है। ये थे गांधी जी के कुछ राजकोट के प्रसंग। आइए अब अपनी कहानी में वापस लौटते हैं। 4 सितंबर 1888 को गांधी जी मुंबई छोड़ इंग्लैंड जाते हैं और यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन में दाखिला लेते हैं और वहाँ पर कानून की पढ़ाई करते हैं। इंग्लैंड जाने से पहले वे अपनी माता को मांस न खाने और शराब न पीने आदि जैसे चीज़ों का और हमेशा निरामिषाहारी रहने का वचन देते हैं। आगे चलकर उनके कुछ शाकाहारी दोस्त बनते हैं जो कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य होते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 17 नवंबर 1875 में विश्व बंधुत्व को प्रबल करने के लिए की गई थी। इस समय तक आते आते गांधी जी की किताब पढ़ना रुचिकर लगने लगा था और इसी के चलते उनके अलग अलग धर्मों के दोस्तों ने उनको बौद्ध, इस्लाम, ईसाई, हिंदू जैसी पुस्तकें पढ़ने और जानने को कहा। 10 जून 1891 को इंग्लैंड और वेल्स बार एसोसिएशन के वापस बुलावे पर गांधी जी भारत पुनः लौट आते हैं, किंतु मुंबई में वकालत करने में उन्हें खास सफलता नहीं मिलती है। इसके बाद गांधी जी ने अपने लिए कुछ कदम उठाए, जैसे कि हाई स्कूल के शिक्षक के रूप में अंशकालिक नौकरी के लिए पत्र भेजा, लेकिन उनका पत्र अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद उनका उच्च न्यायालय में नामांकन होता है और 1-2 दिन नौकरी करने के बाद वह घर वापस लौट आते हैं और लोगों की अर्जियाँ लिखना शुरू कर देते हैं, जो कि उनके भाई के पास आया करती थी। और फिर अप्रैल 1893 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका वापस जाते हैं एक मामले को सुलझाने के लिए, और ये मामला गांधी जी के करियर का एक टर्निंग पॉइंट होता है जहाँ से गांधी जी लोगों की नज़रों में उभरने लगते हैं। तो चलिए इस मामले को देखते हैं। इस मामले के लिए गांधी जी प्रिटोरिया में 1 वर्ष के लिए रहे और ये मामला 2 लोगों के बीच सिविल मुकदमा था, जिसमें एक तरफ सेठ दादा अब्दुल्ला और दूसरी तरफ सेठ तैयब हाजी खान थे। दादा अब्दुल्ला ने अपनी करीबी रिश्तेदार के ऊपर 40,000 पाउंड का दावा किया, जो कि व्यापारिक लेन देन में उत्पन्न हुआ और खातों में जटिलताओं से भरा हुआ था। दावा यह था कि आंशिक रूप से प्रॉमिसरी नोट्स पर आधारित और वितरित करने के वादे पर आधारित था। प्रॉमिसरी नोट्स धोखाधड़ी के माध्यम से और उसमें पर्याप्त प्रतिफल का अभाव था। इस जटिल मामले में तथ्य और कानून के कई बिंदु थे। इसी के चलते दोनों पक्षों ने अच्छे से अच्छे वकीलों को नियुक्त किया था। गांधी जी ने इस मामले में अपनी गहरी दिलचस्पी ली और उन्होंने अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया। गांधी जी ने दोनों पक्षों का विश्वास हासिल किया। लंबे और महंगे मुकदमे के बजाय उनकी मध्यस्थता ने दादा अब्दुल्ला के पक्ष में फैसला सुनाया और उन्हें 37,000 पाउंड और लागत का पुरस्कार दिया। सेठ तैयब हाजी खान को एक बार में पूरी रकम दे पाना असंभव था, इसीलिए गांधी जी की बात से सहमत हो दादा अब्दुल्ला ने सेठ तैयब हाजी खान को एक लंबी अवधि में किस्तों के रूप में भुगतान करने के लिए सहमत हुए। और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में अपने मामले की सफलता से खुश थे और उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि एक वकील का पूरा कर्तव्य है कि वह कानूनी और प्रतिकूल लाभों का फायदा न उठाकर बल्कि समझौते और सुलह को बढ़ावा दे। और इसी के बाद गांधी जी ने भी सुलह और समझौते के माध्यम से कई मामलों को समाप्त किया। 7 जून 1893 को गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका के पीटरमैरिट्जबर्ग में एक नस्ली भेदभाव का सामना करना पड़ा
और इसके विरोध में गांधी जी ने एक आंदोलन की शुरुआत भी की। आंदोलन की बात करने से पहले हम ये देख लें कि गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका में क्या योगदान थे। पहला, 1894 में नेडाल कांग्रेस की स्थापना करके डरबन में भारतीयों को संगठित किए और भारतीय नागरिकों के मतदान के अधिकार की मांग की। दूसरा, उन्होंने भारतीयों के कल्याण के लिए समर्थन जुटाया और वर्ष 1903 में जोहान्सबर्ग में ट्रांसवाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। तीसरा, सामुदायिक जीवन की स्थापना के लिए वर्ष 1904 में डरबन में फिनिक्स सेटलमेंट की स्थापना की। चौथा, उन्होंने सत्याग्रहियों को तैयार करने के लिए वर्ष 1910 में जोहान्सबर्ग के पास टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना की। पांचवा, अहिंसक प्रतिरोध और सविनय अवज्ञा के उनके तरीकों का वर्ष 1912 में गठित साउथ अफ्रीका नेटिव नेशनल कांग्रेस पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। छठा, अपनी सक्रियता और संवाद के माध्यम से गांधी जी ने वर्ष 1914 में दक्षिण अफ्रीका सरकार को भारतीय राहत अधिनियम पारित करने के लिए मजबूर किया। ये थे गांधी जी के कुछ महत्वपूर्ण योगदान। आइए अब उस आंदोलन की फिर से बात करें जो कि पहले रोक दी थी। गांधी जी के पास ट्रेन के प्रथम श्रेणी के डिब्बे का वैध टिकट होने के बावजूद भी उन्हें एक गोरे व्यक्ति द्वारा ट्रेन से बाहर निकालने की कोशिश की गई। जब गांधी जी ने इसका विरोध करके अपनी बात कही तो उस गोरे व्यक्ति का कहना था कि अगर तुम्हें इस डिब्बे में रुकना है तो तुम्हें मेरे जूते के पास बैठना होगा। गांधी जी ने अपने स्वाभिमान को ऊपर रखते हुए इसका विरोध किया, जिसके बाद उन्हें ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया। इसके बाद गांधी जी ने एक बड़ा आंदोलन चलाया इसके खिलाफ और इसमें उनको सफलता भी मिली। आगे चलकर गांधी से प्रेरित हो नेल्सन मंडेला जी ने भी रंगभेद के खिलाफ आंदोलन चलाया, जिसमें उनको सफलता भी मिली। और नेल्सन मंडेला जी का कहना है कि वी मस्ट इंश्योर दैट कलर, रेस एंड जेंडर बिकम ओनली अ गॉड गिवन गिफ्ट टू ईच वन ऑफ अस एंड नॉट एन इंडेलिबल मार्क और एट्रीब्यूट दैट अकॉर्ड अ स्पेशल स्टेटस टू एनी। और इसके बाद गांधी जी का भारत पुनः आगमन होता है। गांधी जी के भारत पुनः आगमन और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कौन कौन से आंदोलन चलाए थे, इन सारी बातों पर हम इस वीडियो के पार्ट सेकंड में बात करेंगे। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इस वीडियो के पार्ट सेकंड में, तब तक के लिए धन्यवाद।